नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस में। प्रश्न संख्या 1। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? विकल्प हैं ए. यतो धर्मस्ततो जयः, बी. सभी के लिए समान न्याय, सी. सत्यमेव जयते, डी. योगक्षेम वहाम्यहम्। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए. यतो धर्मस्ततो जयः। यतो धर्मस्ततो जयः का अर्थ है जहां धर्म न्याय है वहीं विजय है। यह आदर्श वाक्य महाभारत से लिया गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय की न्यायप्रियता, निष्पक्षता और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक भी माना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। प्रश्न संख्या 2। लगभग 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? विकल्प हैं ए. बिंदुसार, बी. बृहद्रथ, सी. अशोक, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी. अशोक। लगभग 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में भारी जनहानि हुई, जिससे अशोक अत्यंत दुखी हुए। इसके बाद उन्होंने युद्ध का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने आगे चलकर शांति, अहिंसा और धर्म के प्रचार को बढ़ावा दिया। महत्वपूर्ण तथ्य: कलिंग युद्ध के बाद अशोक को धर्माशोक के नाम से भी जाना जाने लगा। प्रश्न संख्या 3। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? विकल्प हैं ए. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बी. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सी. पंजाब नेशनल बैंक, डी. इलाहाबाद बैंक। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है डी. इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक माना जाता था। बाद में इसका विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। बैंकिंग इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण तथ्य: इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय पहले कोलकाता में था। प्रश्न संख्या 4। 44वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप क्या हुआ था? विकल्प हैं ए. संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, बी. सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना, सी. प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, डी. उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में संशोधन किया गया। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए. संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसके बाद इसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। यह संशोधन जनता पार्टी सरकार के समय किया गया था। इसका उद्देश्य आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों को संतुलित करना था। महत्वपूर्ण तथ्य: वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है। प्रश्न संख्या 5। भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? विकल्प हैं ए. ब्रह्मगुप्त, बी. आर्यभट्ट, सी. चरक, डी. वराहमिहिर। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए. ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। उन्होंने बीजगणित के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के नियमों को भी स्पष्ट रूप से बताया।
उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है। महत्वपूर्ण तथ्य। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में माना जाता है। प्रश्न संख्या 6। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? विकल्प हैं। ए, जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं। बी, अगले महीने के पहले दिन से। सी, उस महीने के पहले दिन से। डी, चुनाव परिणाम की तारीख से। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए, जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पद की शपथ लेकर पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रारंभ होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि नए राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने तक वर्तमान राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं। यह प्रावधान शासन की निरंतरता बनाए रखने के लिए किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में किया गया है। प्रश्न संख्या 7। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना एवं संपादन किया था? विकल्प हैं। ए, संवाद कौमुदी। बी, केसरी। सी, युगांतर। डी, मराठा। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए, संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय ने 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी की स्थापना की थी। इस समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने समाज सुधार, शिक्षा तथा सती प्रथा जैसी कुरीतियों के विरोध में जनजागरण किया। वे भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था। प्रश्न संख्या 8। प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? विकल्प हैं। ए, राजस्व घाटा ब्याज भुगतान। बी, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान। सी, राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज भुगतान। डी, राजस्व घाटा प्लस ब्याज भुगतान। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा यह बताता है कि सरकार का वास्तविक वित्तीय घाटा कितना है यदि ब्याज भुगतान को अलग कर दिया जाए। इसे ज्ञात करने के लिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाया जाता है। यह सरकार की वर्तमान वित्तीय स्थिति का बेहतर आकलन करने में सहायता करता है। अर्थशास्त्र में यह एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान। प्रश्न संख्या 9। मौर्य काल में ग्रांड ट्रंक रोड को किस नाम से जाना जाता था? विकल्प हैं। ए, उत्तरापथ। बी, राजपथ। सी, बादशाही सड़क। डी, पूर्वी पथ। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए, उत्तरापथ। मौर्य काल में ग्रांड ट्रंक रोड को उत्तरापथ कहा जाता था। यह प्राचीन भारत का प्रमुख व्यापारिक एवं सामरिक मार्ग था। यह मार्ग उत्तर पश्चिम भारत को पूर्वी भारत से जोड़ता था। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और व्यापार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। महत्वपूर्ण तथ्य। शेरशाह सूरी ने बाद में इसी मार्ग का विकास कराया, जिसे आगे चलकर ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाने लगा। प्रश्न संख्या 10। भारत सरकार ने योजना आयोग को कब भंग किया था? विकल्प हैं। ए, 2014। बी, 2015। सी, 2010। डी, 2000। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी, 2015। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की।
नीति आयोग का उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों के साथ मिलकर विकास की रणनीति तैयार करना है। यह संस्था योजनाएं बनाने के बजाय नीति निर्माण और सुझाव देने का कार्य करती है। महत्वपूर्ण तथ्य: नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न संख्या 11। बाजार में कीमतों की सामान्य वृद्धि को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं: ए. मुद्रास्फीतिजनित मंदी, बी. स्थिरता, सी. मुद्रास्फीति, डी. अपस्फीति। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी. मुद्रास्फीति। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार सामान्य वृद्धि होती है तो उसे मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति बढ़ने पर मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, अर्थात पहले जितनी राशि में अधिक वस्तुएं खरीदी जा सकती थीं, अब उतनी नहीं खरीदी जा सकती। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में खुदरा मुद्रास्फीति का प्रमुख माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI है। प्रश्न संख्या 12। CR7 किस खिलाड़ी का उपनाम है? विकल्प हैं: ए. क्रिस गेल, बी. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी. क्रिस री, डी. क्रिस पॉल। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी. क्रिस्टियानो रोनाल्डो। CR7 विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लोकप्रिय उपनाम है। इसमें CR उनके नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के प्रथम अक्षर हैं और 7 उनकी प्रसिद्ध जर्सी संख्या है। रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास के महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने क्लब और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड बनाए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और उन्हें कई बार बैलन डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रश्न संख्या 13। भूकंपों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? विकल्प हैं: ए. वल्केनोलॉजी, बी. टोपोग्राफी, सी. सिस्मोलॉजी, डी. मोन्टोलॉजी। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी. सिस्मोलॉजी। भूकंपों का अध्ययन साइस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इस विज्ञान में भूकंप के कारण तीव्रता, तरंगों तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को सीस्मिक तरंगे कहा जाता है। इनका रिकॉर्ड सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: भूकंप की तीव्रता पहले रिक्टर पैमाने पर मापी जाती थी, जबकि वर्तमान में मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल मेगावाट का अधिक उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 14। स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत किसने सीखा था? विकल्प हैं: ए. तानसेन, बी. तनरंग, सी. बैजू बावरा, डी. रामदास। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए. तानसेन। तानसेन ने लगभग 11 वर्षों तक स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। स्वामी हरिदास वृंदावन के प्रसिद्ध संत और महान संगीताचार्य थे। बाद में तानसेन मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में शामिल हुए। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत का महान गायक माना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: तानसेन को मियां तानसेन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान है? विकल्प हैं: ए. अनुच्छेद 42, बी. अनुच्छेद 40, सी. अनुच्छेद 43, डी. अनुच्छेद 41। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी. अनुच्छेद 43।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी लिविंग वेज सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराना है। यह न्यायपूर्ण और मानवीय कार्य परिस्थितियों को भी प्रोत्साहित करता है। महत्वपूर्ण तथ्य: अनुच्छेद 43 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 16। हॉर्नबिल और मोआत्सु उत्सव किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं? विकल्प हैं: ए. नागालैंड, बी. पश्चिम बंगाल, सी. उत्तर प्रदेश, डी. हिमाचल प्रदेश। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए. नागालैंड। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। यह प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। मोआत्सु उत्सव भी नागालैंड की आओ जनजाति का प्रमुख पर्व है। इन उत्सवों में लोक नृत्य, पारंपरिक संगीत और जनजातीय संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: हॉर्नबिल उत्सव को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण किस वंश ने कराया था? विकल्प हैं: ए. पल्लव, बी. चालुक्य, सी. चोल, डी. पांड्य। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए. पल्लव। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों और शैलकृत स्मारकों का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने कराया था। इनका निर्माण मुख्यतः नरसिंहवर्मन प्रथम और राजसिंह नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ। यह स्थान अपनी अद्भुत शिल्पकला और स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आज यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। महत्वपूर्ण तथ्य: महाबलीपुरम तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 18। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? विकल्प हैं: ए. हेग, बी. जिनेवा, सी. वियना, डी. न्यूयॉर्क। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए. हेग। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। यह देशों के बीच कानूनी विवादों का समाधान करता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के अंगों को कानूनी विषयों पर सलाह भी देता है। महत्वपूर्ण तथ्य: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 19। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प हैं: ए. भोपाल, बी. अलीगढ़, सी. हैदराबाद, डी. पटना। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी. हैदराबाद। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय मनु का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। इसकी स्थापना 1998 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। विश्वविद्यालय का उद्देश्य उर्दू भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह देश भर में विभिन्न अध्ययन केंद्रों के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान करता है। महत्वपूर्ण तथ्य: इस विश्वविद्यालय का नाम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में रखा गया है। प्रश्न संख्या 20। भारतीय प्रतिभूति बाजार का प्रमुख नियामक कौन है? विकल्प हैं: ए. RBI, बी. सेबी, सी. नाबार्ड, डी. IRDAI। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी. सेबी। सेबी SEBI सिक्योरिटीज
एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत के प्रतिभूति एवं शेयर बाजार का प्रमुख नियामक है। इसकी स्थापना 1988 में हुई तथा 1992 में इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। सेबी का कार्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा शेयर बाजार को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाना है। यह स्टॉक एक्सचेंजों और बाजार से जुड़े संस्थानों का भी नियमन करता है। महत्वपूर्ण तथ्य: सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रश्न संख्या 21। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व कौन करते हैं? विकल्प हैं: ए. उमर अब्दुल्ला, बी. महबूबा मुफ्ती, सी. फारूक अब्दुल्ला, डी. गुलाम नबी आजाद। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए. उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेता उमर अब्दुल्ला हैं। वे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों में से एक है। यह पार्टी लंबे समय से राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। महत्वपूर्ण तथ्य: नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1932 में शेख अब्दुल्ला ने की थी। प्रश्न संख्या 22। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं: ए. 21 जनवरी, बी. 21 मार्च, सी. 22 दिसंबर, डी. 22 नवंबर। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी. 22 दिसंबर। भारत में प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन विद्यालयों और महाविद्यालयों में गणित से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि बढ़ाना है। महत्वपूर्ण तथ्य: 22 दिसंबर 2012 को भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था। प्रश्न संख्या 23। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? विकल्प हैं: ए. वी. शांताराम, बी. एस. वासन, सी. अर्देशिर ईरानी, डी. धुंडिराज गोविंद फाल्के। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है डी. धुंडिराज गोविंद फाल्के। धुंडिराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहेब फाल्के के नाम से जाना जाता है, भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं। उन्होंने 1913 में भारत की पहली पूर्ण लंबाई की फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। उनके योगदान ने भारतीय फिल्म उद्योग की नींव रखी। इसी कारण उन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उनके नाम पर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 24। पद्मावत महाकाव्य के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं: ए. अमीर खुसरो, बी. मलिक मुहम्मद जायसी, सी. अबुल अफजल इब्न मुबारक, डी. बाणभट्ट। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी. मलिक मुहम्मद जायसी। पद्मावत एक प्रसिद्ध अवधी महाकाव्य है, जिसकी रचना मलिक मुहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी के आसपास की थी। इस काव्य में रानी पद्मावती, राजा रत्नसेन और अलाउद्दीन खिलजी की कथा का वर्णन प्रतीकात्मक शैली में किया गया है। यह सूफी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में से एक मानी जाती है। पद्मावत भारतीय मध्यकालीन साहित्य की अमूल्य धरोहर है।